जय हिंद। आज बायोलॉजी में जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है उसके बारे में देखते हैं। हम सभी का क्वेश्चन बता देंगे आपको, आपको उसका आंसर याद कर लेना है, चाहे कैसे भी कीजिए, बस उसको कर लीजिएगा। तो बायोलॉजी से ना आपको ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है ना ही सब्जेक्टिव, क्योंकि हम कल ऑब्जेक्टिव का भी टोटल 8 चैप्टर का बायोलॉजी का जितना है ऑब्जेक्टिव हम अपलोड कर देंगे और सब्जेक्टिव आज बता दे रहे हैं। तो यदि ये कर लेते हैं तो गारंटी फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा आपको आसान लगेगा बायोलॉजी, और पहले वो बनाइएगा फिर आगे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बता देंगे क्या करना है कैसे करना है। ठीक, क्योंकि बायोलॉजी तो अपना है तो इसलिए पहले इसको कर लिया जाए क्या। तो देखते हैं, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। ठीक, इसमें देखते हैं क्या क्या करना है। जैव प्रक्रम में ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन आता है इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि पोषण क्यों अनिवार्य है, जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला रखना है याद, पोषण क्या है, स्वपोषण क्या है, और एग्जाम्पल भी उसका, परपोषण क्या है, उसी में परजीवी, मृतजीवी, ये भी याद रखिएगा क्या है। ठीक, उसके बाद अगला है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है दीर्घरोम क्या है, दीर्घरोम या रसांगुल क्या है। ठीक, उसके बाद अगला देखिएगा लार ग्रंथि। ये सब का नाम पूछेगा कि मनुष्य के लार ग्रंथियों का नाम बताइए। लार ग्रंथि से रिलेटेड अमाशय का जो भाग है उसका नाम, अमाशय का भाग, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। और दीर्घ में ये दो तो कम से कम तीन। पहला आहार नाल का सचित्र वर्णन, ये दूसरा प्रकाश संश्लेषण, ये उसके बाद तीसरा पोषण क्या है, पोषण के कितने प्रकार हैं, इसके सभी विधियों को लिखें। हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना दे रहे हैं, पोषण का संपूर्ण वर्णन करें। ये था आपका पहला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाने वाला। ठीक, इसके आगे देखते हैं कि और क्या क्या संभावना है। ठीक, दूसरा चैप्टर है श्वसन। दूसरा चैप्टर क्या है? श्वसन। इसमें कुछ खास नहीं होगा। श्वसन क्या है? सजीवों के लिए, सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है किण्वन क्या है, श्वसन का समीकरण क्या है, और अगला होगा लगातार, लगातार दौड़ने से खिलाड़ियों के पेशी में, खिलाड़ियों के पेशी में दर्द या क्रैम्प क्यों होने लगता है, क्यों होने लगता है। हो गया। उसके बाद दीर्घ में याद रखिएगा अवायवीय,
वायवीय श्वसन में अंतर, अवायवीय श्वसन, अवायवीय वायवीय श्वसन में अंतर, श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी फेफड़ा का सचित्र वर्णन करें, श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। उसके बाद कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें, कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। किसका वर्णन करना है? कोशिकीय श्वसन। जिसमें टिक मार दे रहे हैं वो दीर्घ है, और में भी एक ब्लड वाला भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक। तीसरा है, तीसरा के लिए हमको लगता है इसको मिटाना पड़ेगा क्या? तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि हम इस सभी का आंसर, आपको लगता है मेरे पास ऐसा थोड़ी कि डिजिटल बोर्ड है पहले से आंसर लिख के रखेंगे और ऐसे ऐसे करते जाएंगे आपको बताते, वो पॉसिबल होता ना तो आपको ये भी हम नहीं कहते कि आप खुद से करो। बाकी बात, यदि हम ऑफलाइन आपको पढ़ाए हैं तो ऐसा ना ही होगा कि आपको याद नहीं होगा, ये आपको याद ही होगा सारा, एक दो नहीं, सब का सब याद होगा। लेकिन आप कहीं भी पढ़े हो, आप पढ़े तो होंगे ही, तो आप उनको जरूर याद कीजिएगा। डिपेंड नहीं करता है कि कौन पढ़ाया, डिपेंड करता है कि जो भी पढ़ाया है क्या आपको वो याद है कि नहीं। तो याद रखिएगा परिवहन में कि आरबीसी ऑक्सीजन वाहक है कैसे? आरबीसी ऑक्सीजन वाहक है कैसे? वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? जाइलम फ्लोएम में अंतर, जाइलम फ्लोएम में अंतर, जाइलम फ्लोएम में अंतर। उसके बाद देखेंगे जाइलम फ्लोएम अंतर हो गया। धमनी शिरा में अंतर, धमनी शिरा में अंतर, धमनी शिरा में अंतर हो जाएगा। उसके बाद रक्त का द्विगुण परिवहन, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? ठीक, ये पूछेगा। उसके बाद याद रखिएगा इसमें हृदय का वर्णन, हृदय का वर्णन और रक्त के संरचना का वर्णन, रक्त में क्या क्या होता है, कितना % होता है, ये वाला रक्त के संरचना का वर्णन, इतना आप याद रखिएगा इसमें। उसके बाद देखते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन में ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन का परिभाषा, उत्सर्जन क्या है? ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या है? और वृक्क का कार्य, वृक्क का कार्य याद रखिएगा। उसके बाद दीर्घ में याद रखना है क्या क्या, ये तो दीर्घ था। दीर्घ में याद रखिएगा वृक्क के संरचना का वर्णन, वृक्क के संरचना का वर्णन, या तो ये या तो कृत्रिम वृक्क वाला, कृत्रिम वृक्क का वर्णन। और दूसरा नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करना, नेफ्रॉन का कौन वर्णन करिएगा? सचित्र वर्णन करिएगा। ये था इसका नियंत्रण और समन्वय में देखते हैं। नियंत्रण और समन्वय में इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस ऑब्जेक्टिव इससे रहता है। इसमें देख लीजिए मस्तिष्क के कार्यों का वर्णन, मस्तिष्क के कार्यों का वर्णन, पादप हार्मोन के नाम और एक दो काम, पादप हार्मोन के नाम और कार्य, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं?
ये, और उसके बाद न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। ये दीर्घ में न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। उसके बाद मस्तिष्क का वर्णन कि कितना भाग होता है, क्या होता है, ये मस्तिष्क का वर्णन करें। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा। जनन में देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा। जनन में जनन का परिभाषा, लैंगिक और लैंगिक में अंतर। जनन का परिभाषा, जनन क्या है, लैंगिक अलैंगिक में अंतर, स्वपरागन परपरागन में अंतर, स्वपरागन परपरागन में अंतर। उसके बाद पुष्प का सचित्र वर्णन, पुष्प का सचित्र वर्णन, पुष्प का सचित्र वर्णन। द्विखंडन विखंडन का परिभाषा याद रख लीजिएगा। द्विखंडन बहुविखंडन होता है, विखंडन का भी, विखंडन का, मुकुलन का, ये सब अलैंगिक जनन का जो विधि है, सिर्फ परिभाषा याद रखिएगा। और एक दीर्घ में याद रखना है क्या आपको, परागन से लेकर बीज बनने की प्रक्रिया, परागन से लेकर बीज बनने की प्रक्रिया, बीज बनने की प्रक्रिया, परागन से लेकर के बीज बनने की प्रक्रिया, ये इतना करना है आपको। अब तो ज्यादा है नहीं बचा, उसमें अधिकांशतः तो लघु है, लघु छोटा होता है, दीर्घ उतना ज्यादा बताए नहीं, लेकिन ये तो करना होगा ना आपको। आप कहिएगा सर इतना लिखा दिए, नहीं लिखा है, जितना क्वेश्चन है ना आप देखिए, 365 दिन यदि आपको मिला तो उतना दिन यदि उस टाइम से हम ये कर रहे होते, जिस दिन जो टीचर हमको पढ़ाया उसी दिन करते, तो क्या ये इतना लगता, नहीं लगता। लास्ट है तो हम ये बताएंगे ना कि पूरे बुक में कौन कौन सा पूछे जाने की संभावना है, इसलिए थोड़ा ज्यादा लगेगा आपको। बस है नहीं, अब 6 चैप्टर का हो ही गया। 7 में आनुवांशिकता तथा जैव विकास, इसका देख लेते हैं क्या क्या संभावना है, उसके बाद लास्ट ही होगा। इसमें देखिए विभिन्नता, विभिन्नता क्या है, समजात असमजात अंग क्या है, पृथक्करण या स्वतंत्र अभिवहन का नियम, ये क्या है, ये पूछेगी। उसके बाद लिंग गुणसूत्र क्या है, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र क्या है, और जंतु के वर्गीकरण के विभिन्न स्तर, ये सब लघु है। जंतु के वर्गीकरण के विभिन्न स्तर के नाम, ठीक, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद दीर्घ में प्राकृतिक चयनवाद और मेंडल का प्रयोग, यानी उसमें जितना नियम था ये दो, ठीक, ये दोनों करना है आप, ये हो जाएगा। लास्ट चैप्टर में जो है वो देख लीजिए, लास्ट चैप्टर में कौन कौन सा हो सकता है। आहार श्रृंखला, आहार जाल,
पारितंत्र, जैव आवर्धन, ओजोन, जैव आवर्धन, उसके बाद ओजोन। ओजोन क्या है? ओजोन छिद्र क्या है? ये वाला, ठीक। हाँ, और जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। इतना करना है आप, इतना कर लीजिएगा तो समझिए हो जाएगा आपका काम, ठीक। और याद से थोड़ा जगना पड़े, जो करना पड़े, जैसे करना पड़े, आप इतना करिएगा